एवरीवन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैक कैब एग्जाम्स। और आज के इस स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने आपके साथ कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन की बातचीत की थी और उसके हिसाब से कुछ टॉपिक्स के सेशंस भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कंज्यूमर रिलेशनशिप को लेके हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते और आज बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर की। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी समझने से पहले प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी इन दोनों में क्या फर्क होता है ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स दे डू आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस इन आवर एग्जाम्स। तो इसीलिए हमारे रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी की बात हम आज के इस सेशन में आपके साथ करेंगे। स्मॉल सेशन होगा, छोटा सेशन होगा, बट हमारी जैब की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी लाभदायक साबित रहेगा। तो जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी इन दोनों कंसेप्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये दोनों कंसेप्ट अलग कैसे होते हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा। जब हम बात करते हैं प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी की तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी ये एक ऐसा मेजर है जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को उसके एक्सपांसेस के रिलेशन में देखा जाता है कि आपके एक्सपांसेस कितने हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में आप कितने प्रॉफिटेबल बन रहे हो। जब प्रॉफिट की बात होती है तो प्रॉफिट शायद 1 रुपए का भी हो सकता है, प्रॉफिट शायद 10 रुपए का भी हो सकता है के, बट आपके एक्सपांसेस कितने उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना है, दैट परसेंटेज इज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। और वो बहुत मैटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बैंक हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, और वही फैक्टर यहाँ पे है। Organizations that are more efficient will realize more profit as a percentage to its expenses than less efficient organization which must spend more to generate the same profit. Suppose इसका मीनिंग तो बड़ा सिंपल है। सपोज मैंने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, आपको कुछ रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। मैं नॉर्मल नॉर्मल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कभी कभी शायद मार्केट से ही पैसा बोरो करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तो आपके एक्सपेंसेस रहेंगे क्योंकि वो जो पैसा आएगा उसी को आप लोन पे दोगे, उसी से आप कोई चीजें मैन्युफैक्चर करोगे, जिसे इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, और फिर वहां से आप प्रॉफिट कमाओगे। तो आपने सपोज प्रॉफिट कमाने के लिए स्पेंड किए 10,000 रुपीज और आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपीज का। 100 रुपीज का आपने प्रॉफिट कमाया, बट यू स्पेंड नियर अबाउट 10,000 रुपीज फॉर दैट। ठीक है, बस 10,000, 100 रुपए आपने कमा लिए, 100 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। वही आपने सपोज 20,000 रुपए खर्च किए और उसमें से भी आपने 100 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए ना। सेम प्रॉफिट कमाने के लिए यू स्पेंड मोर मनी, सेम प्रॉफिट कमाने के लिए शायद जो पहली पार्टी थी और वो पार्टी 20,000 खर्च करती तो शायद 200 रुपए प्रॉफिट कमा लेती, बिकॉज वो 10,000 के पीछे 100 कमा रहे थे, 20,000 के पीछे शायद वो और 100 कमा लेते, 200 कमा लेते, तो उनका प्रॉफिट परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ जाता, प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती। आपके केस में आप 20,000 स्पेंड कर रहे हो और 100 रुपए का ही प्रॉफिट कमा रहे हो, सो दैट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी। ये बहुत मैटर करता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड अल्टीमेटली इट्स सक्सेस और फेलियर। तो आप कितने एफिशिएंट है ये प्रॉफिटेबिलिटी से पता चलेगा। जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट इज द मनी अ बिजनेस पुल्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस। बेसिकली आपने कितना कमा लिया कि सारे एक्सपेंसेस के बाद, चाहे बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, वही है। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो या छोटा सा कोई एमएसएमई हो, सब लोग प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ये एट द एंड जरूर चेक करेंगे। प्रॉफिट तो आ गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, बट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी में कितने चेंजेस हुए हैं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। If you're spending a lot to earn the same profit, means something fundamentally wrong with your business style, something fundamentally wrong with your approach, ये उससे प्रूव होता है और ये बहुत मेजर फैक्टर बन जाएगा। नाउ कभी कभी कुछ लोग इस सेम एनालिसिस को ग्रॉस सेल्स के हिसाब से करेंगे, बिफोर द इंटरेस्ट इन प्रॉफिटेबिलिटी, बिफोर द टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। कुछ लोग उसे शायद प्रॉफिटेबिलिटी विद ऑल एक्सपेंसेस के हिसाब से करेंगे, बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा भी कुछ अप्रोच होता है। तो अप्रोचेस कैन बी डिफरेंट डिफरेंट के। ग्रॉस सेल का अप्रोच रहेगा टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं। बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी मींस सारे खर्चे करने के बाद एग्जैक्टली कितना पैसा बचा है। सो अ डिफरेंट एनालिसिस विल बी देयर, और उसी के भरोसे हमारे पास तीन टाइप की प्रॉफिट प्रॉफिट कैलकुलेशंस के वेज होते हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट एग्जैक्टली क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट का एक सिंपल सा मैंने नीचे एक फॉर्मूला लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
टोटल सेल कितना हुआ और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो आपने बेची उसको बनाने के लिए कितना पैसा लगा, जो आप उसे कैलकुलेट करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस जिसे हम लोग कहेंगे। इफ अ कंपनी ए has 1 crore in sales and COGS of 60 lakh rupees, it means the gross profit is of 40 lakh, that is ये तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने 60 लाख रुपीस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सपोज ये पेन बेचना था, इस पेन का टोटल कॉस्टिंग 60 लाख रुपीस है। पूरा जो हमने सेल करके पैसा कमाया वो है 1 करोड़ है, तो आप 60 लाख माइनस करोगे, बचा कितना 40 लाख। सो 40 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। डिवाइड ग्रॉस प्रॉफिट बाय द सेल्स ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विद 40%, दैट इज 40 लाख डिवाइडेड बाय द 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ये नॉर्मली परसेंटेज कैलकुलेशन है जो हम सब लोग जानते हैं, हम क्यूए पढ़ के ही यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। सो 40% की बात यहाँ पे होगी। That is a gross profit concept. Okay. Now operating profit. जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात होती है तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने कमाया था उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। ये पेन बनाने का में से जो गुड्स जो आपने सोल्ड की है इसका प्राइस क्या था वो हमने कैलकुलेट किया था ग्रॉस प्रॉफिट के टाइम पे। अब बाकी भी तो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी ना, बाकी भी तो ऑपरेशनल कॉस्ट देखनी पड़ेगी, उसे भी तो आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 20 lakh in operating expenses and hence the operating profit is 40 lakh minus 20 lakh is equal to 20 लाख। सो 20 लाख आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनेगा। सेम कंपनी जिसके बारे में हमने 1 करोड़ की बात की थी, 60 लाख के कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने चेक किए थे, अब उनकी ऑपरेशन कॉस्ट 20 लाख है। अब 40 लाख का आपका 40 लाख का आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से 20 लाख हमने माइनस कर दिए, वो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन गया। ये कंसेप्ट है। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज अ बिग टर्म, बड़ी एक ब्रॉडर टर्म होगी, उसमें और चेंजेस करते गए तो हमें नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट देखने को मिलेगी। अब आते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के टाइम पे हमें जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बचा था 20 लाख रुपीस, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट आपने निकाल दी, अब उसमें से टैक्सेस और इंटरेस्ट भी माइनस करने पड़ेंगे ना। आपने कहीं से लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपके टैक्सेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद तो अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन अगर आप देखोगे 5 lakh and taxes are another 5 lakh, means interest 5 लाख है, taxes 5 लाख है, means 10 लाख हो गए। Net profit is calculated by deducting both of these from operating profit. So operating profit 20 लाख में से आपको 10 लाख माइनस करने पड़ेंगे, तो बचा कितना आपका नेट प्रॉफिट आपका 10 लाख बचा हुआ है, टैक्सेस इंटरेस्ट सब पे करके। तो यहाँ पे 10% का आपका प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, 10% की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का सिनारियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट इज द केस। सो कुछ लोग सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का डेटा चेक करते हैं, क्योंकि कभी-कभी टैक्सेस बदल जाते हैं, टैक्सेस में बहुत बार चेंजेस हो जाते हैं। समटाइम्स आपके ऑपरेशनल कॉस्ट में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ लोग सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का डेटा देख के भी खुश हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरा नेट प्रॉफिट चेक करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली बचता कितना है एट द एंड। बचेगा तो फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, बचेगा तो शायद और एक्सपांशन कर पाएंगे, बचेगा तो शायद और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ नई ब्रांचेस ओपन कर पाएंगे। एंड दैट इज अ मेजर फैक्टर, ये बहुत जरूरी होता है। जब हम बैंकों की बात करते हैं तो बैंकों के केस में प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, की सबसे बड़ी बात होगी तो मेजर एक्सपांस इन द इंटरेस्ट पेड ऑन द लायबिलिटी। सबसे बड़ा एक्सपांसेस बैंकों के लिए होता है कि जो भी लायबिलिटीज आई है, जो भी डिपॉजिट्स आए हैं, जो भी लोन बैंकों ने लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी लायबिलिटी है। अब पैसे कमाते कहां से? तो मेजर पोर्शन ऑफ बैंक्स प्रॉफिट कम्स फ्रॉम द इंटरेस्ट दैट इट अर्न्स ऑन इट्स एसेट्स। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट कमाएंगे सबसे बड़ा है। उसके अलावा फीस भी चार्ज की जाती है अलग अलग सर्विसेज के ऊपर, पर इससे ज्यादा पैसा ऑफकोर्स लोन से आएगा। The major asset of the banks are its loans, advances to individual business, other organization, सिक्योरिटीज जो होल्ड की जाती है, ये सारे उनका रहेगा। मनी मार्केट के भी कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, ये भी सारे फैक्टर्स रहेंगे। बैंक इंक्रीज प्रॉफिट बाय यूजिंग लेवरेज और जनरेट गियरिंग विद इट्स एक्सटेंट टू व्हिच बैंक्स फंड इट्स एसेट्स विद बोरोइंग रादर देन द इक्विटी। ये कई बार हमने देखा है, कई बार आपने करंट अफेयर्स में या न्यूज में कई बार पढ़ा होगा कि बहुत सारी बैंक्स मार्केट से पैसा बोरो करती है अगेंस्ट द टीयर 1 बॉन्ड्स, अगेंस्ट द टीयर 2 बॉन्ड्स, और वो पैसा फिर लोन पे दिया जाएगा। कई बार बहुत सारी बैंक्स अलग अलग तरीके से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी करती है। तो अगर आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपको आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, अगर आपको प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं तो आपको मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ेगा। ये एक फैक्टर यहाँ पे रहता है और वो कई बार किया जाएगा। पर ये करते वक्त आरबीआई के नियम फॉलो करना बहुत जरूरी है।
आरबीआई ने लेवरेज रेशो के लिए आरबीआई ने लायबिलिटीज और एसेट्स के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए हुए एंड दैट नीड्स टू बी कीप इन माइंड व्हाइल बोरोविंग मनी टू अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। और ये कंसेप्ट यहाँ पे होता है। तो ये था छोटा सा टॉपिक हमारा प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, थोड़ा बहुत आरबीआई की डिस्कशंस हमने शुरू किए। इस आरबीआई के डिस्कशन के ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं और कौन से फॉर्मूलाज है, उन सब के ऊपर हमारी नेक्स्ट सेशन में या आने वाले सेशंस में बातचीत होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय दोस्तों।